हेलो 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 हेलो। हाँ, तो अपन अब बात कर लेते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की पार्ट टू की। ठीक है। और अब जो हम पोर्शन पढ़ने वाले हैं उसमें अधिकतर पोर्शन ऐसा है जिसको याद रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो थोड़ा आराम से सुनना। अगर तुमको कहीं लगे कि ये दोबारा बताना है तो तुम मुझे रोक देना। है ना, आराम से अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलो, तो शुरुआत कर लेते हैं कि आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या होते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होते हैं। अपन ने पढ़ा कि तीन टाइप की कंट्रोल होते हैं: जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल के चार टाइप होते हैं, पढ़ लिए। उन चारों के अंदर एक्टिविटीज होती है, वो पढ़ ली हमने। अब हम बात करने वाले एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है और जनरल आईटी कंट्रोल या वो सॉरी आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस पे लगाई जाए, जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कंट्रोल लगाए जाए, वो एप्लीकेशन कंट्रोल। मतलब दीज आर एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोल, प्रोसेस स्पेसिफिक कंट्रोल। है ना। तो क्या लिखा है पहली बात, तो ये होंगी एट अ बिजनेस प्रोसेस लेवल, समझ गए आप। और ये ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं और मैनुअल भी हो सकते हैं। ठीक है। ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल आर एम्बेडेड इन आईटी एप्लीकेशंस। भाई जो ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल है वो कहाँ होंगे, ऑब्वियसली आईटी एप्लीकेशन के अंदर ही लगे होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, आप गूगल पे फोन पे ओपन करते हो, बिना पासवर्ड के कभी ओपन हो सकता है क्या? वो ऑप्शन ही नहीं है। आपको पासवर्ड या जो भी है करना ही पड़ेगा, थम जो भी है ना। एग्जाम्पल लिखा ई आर पीज एंड हेल्प इन इंश्योरिंग दी कंप्लीटनेस एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। ये मैंने बोला था हर कंट्रोल में लिखना है। कोई भी कंट्रोल विल हेल्प इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा और ये और वो, है ना। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन इंक्लूड्स एडिट चेक, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा। देखो, एडिट चेक को मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ। कई जगह पर आप देखना कि आप मान लो एक फॉर्म भर रहे हो, क्या भर रहे हो, एग्जाम फॉर्म भर रहे हो सकता है कुछ फील्ड पहले ही से भरे हो, एक एडिट नहीं कर पाओगे। वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, आप क्या इनपुट कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। मतलब अगर वहां पर डालना नंबर्स हैं और आप अगर कीवर्ड्स लिख रहे हो तो वो नहीं लेगा, अल्फाबेट्स नहीं लेगा। है ना, तो कौन सा डेटा वैलिड है कौन सा नहीं वो उस तरीके का हो जाएगा। सीक्वेंस नंबर चेक, 10 के बाद 12 डालना चाहोगे नहीं लेगा वो, 11 ही लेगा, वो बाय डिफॉल्ट 11 ही लेगा। यूजर लिमिट चेक, कोई काम कितनी बार कर सकते हो उसमें फिक्स है। उसमें दो लिमिट फिक्स है, जैसे मैंने बताया था आई लव पीडीएफ में 2 बार ही आप पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करते, तीसरी बार नहीं कर पाओगे। ठीक है। रीजनेबल चेक, मैंने बोला था एज तुम डाल रहे हो 150, लेगा ही नहीं वो, क्योंकि रीजन से मतलब रीजनेबल लिमिट से बाहर है। और मैंडेटरी डेटा फील्ड, सबमिट पे क्लिक करोगे बोलेगा नहीं, वो स्टार वाली फील्ड पूरे भरो पहले। तो एप्लीकेशन कंट्रोल में देखो ध्यान से ये लिखना है बेटा, ये लिखना है, नहीं तो है क्या लिखने को एप्लीकेशन कंट्रोल में, क्या क्या है। एडिट चेक, इसको कैसे ध्यान रखना कि कुछ कंटेंट को हम एडिट ही नहीं कर पाएंगे, एग्जाम फॉर्म को दिमाग में रखो, कुछ चीजें हम एडिट ही नहीं कर पाएंगे। फिर बोलो वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, कहां पर क्या डालना है, कहां पर नंबर्स कहां पर अल्फाबेट, है ना, वो वैलिडेट करेगा। फिर क्या है, सीक्वेंस नंबर चेक, फिर यूजर लिमिट चेक, फिर रीजनेबल चेक, और फिर मैंडेटरी डेटा फील्ड। है ना। इनको ना मैं एंटर मार दूंगा, ये ऐसे लिखे रहते हैं ना तो याद से नहीं होने लगते, वो टूटना चाहिए। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग समझ लो, काइंड ऑफ बड़ा सॉफ्टवेयर मान लो जिसमें हर तरीके की चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं। हाँ, अलाउड है, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है एक्चुअली। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या होता है? आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स आर, ध्यान दो, मैनुअल कंट्रोल्स हैं ये, पर डिपेंड क्या पर है, आईटी के आउटकम, आईटी के रिजल्ट पर। सो दीज आर द मैनुअल कंट्रोल्स दैट मेक यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स प्रोड्यूस फ्रॉम आईटी सिस्टम। ऐसे मैनुअल कंट्रोल जो आईटी के आउटकम पर डिपेंड है या आईटी पर डिपेंड है, वो आईटी डिपेंडेंट। इन दिस केस इवन दो द कंट्रोल इज परफॉर्म्ड मैनुअली, कंट्रोल तो मैनुअली परफॉर्म किया जाएगा लेकिन इसकी डिजाइन और इफेक्टिवनेस काय पे डिपेंड करती है, ऑन रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा। इसको ऐसे भी बोल सकता था कि भले ही ये मैनुअल परफॉर्म करे जाते हैं पर इसकी डिजाइन और इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आईटी ने क्या रिजल्ट दिया, क्योंकि तुमसे जो डेटा आएगा उसके हिसाब से कंट्रोल लगाऊंगा। याद है वो डेटा को कॉल करने वाला एग्जांपल। तो तुम्हारा अगर सोर्स डेटा ही गलत हो गया तो मेरा मैनुअल कंट्रोल तो गलत होनी है। तुमने बताया कि इस डेटा को 60 दिन होगा जबकि 5 दिन ही हुए थे, तो मैंने तो फोन लगा ही दिया ना, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था ना। ठीक है। तो डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल काय पे डिपेंड करती है, सोर्स डेटा जो आईटी सिस्टम से आया है। तीसरी बात, ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन आईटी द इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल रिक्वायर जनरल आईटी। ये कॉमन बात हुई बेटा, बोले चाहे आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल हो चाहे एप्लीकेशन कंट्रोल हो, दोनों की ही इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी क्या पे डिपेंड करती है,
जनरल आईटी कंट्रोल। सिंपल है क्या? जनरल आईटी कंट्रोल अच्छे होंगे, जनरल आईटी कंट्रोल अच्छे होंगे तो एप्लीकेशन कंट्रोल भी अच्छे होंगे और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल भी अच्छे होंगे। तो दोनों की रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस को कौन बढ़ाता है? जनरल आईटी कंट्रोल। क्लियर है? तो ये हो गए आपके कंट्रोल्स। अब देखो क्या लिखा है, जनरल आईटी कंट्रोल वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार लाइन रीड कर देते हैं। दोनों की दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड है। फिर क्या लिखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द एप्लीकेशन कंट्रोल एंड द जनरल आईटी कंट्रोल इज सच दैट जनरल आईटी कंट्रोल आर नीडेड टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। मानते हो? जनरल आईटी कंट्रोल की जरूरत किसको है? एप्लीकेशन कंट्रोल्स को। सही है ना? मतलब जनरल आईटी कंट्रोल अच्छे होंगे तो ही एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छे हो पाएंगे। अब सिस्टम पे आप डालो ना पासवर्ड यार, तो एप्लीकेशन पे तो कैसा भी पासवर्ड ऊपर चल जाएगा। सिस्टम पे तो डालो पहले पासवर्ड। बोथ आर नीडेड टू एंश्योर कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। दोनों की ही जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि डेटा एक्यूरेट और कंप्लीट रहे और चीजें की इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, तो दोनों ही कंट्रोल सही होना चाहिए। चलो मान लो गलती से अगर आपका जनरल आईटी कंट्रोल अच्छा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं सेफ्टी का एक प्लेयर तो टूट ही गया ना। अब वो एप्लीकेशन कंट्रोल का अगर पासवर्ड उसने तोड़ दिया तो फिर तो वो खेल ही गया। तो कहीं ना कहीं दोनों का बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। काय के लिए? डेटा की एक्यूरेसी के लिए, इंटेग्रिटी को मेंटेन करने। इस पर कभी नहीं आएगा ये बेटा, एक एमसीक्यू के लिए है कि अगर कभी ऐसे जनरली पूछ लें कि इन दोनों में क्या कनेक्शन है, तो दोनों इंटर रिलेटेड है और जनरल आईटी कंट्रोल जरूरी है एप्लीकेशन कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस के लिए। और तीसरी बात, दोनों जरूरी है डेटा की इंटेग्रिटी, सेफ्टी और कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के लिए। ये तो मैंने बोला है कि हर चीज में लिखना है, ठीक है ना? डेटा की इंटेग्रिटी हर कंट्रोल का काम है मेंटेन करना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। वैसे भी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बनना चाहिए, अगर बना तो फिर तुम जनरल आईटी कंट्रोल की बातें भी यहाँ लगाओगे, एप्लीकेशन कंट्रोल की भी बातें भी यहाँ लगाओगे और फिर ये दो तीन बातें लिखोगे आप, ऐसा बनेगा फिर वो। टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ए बना है भैया ध्यान से। जब भी मेथड्स की बात आए, प्रोसीजर्स की बात आए, तो दो ही शब्द दिमाग में आना चाहिए, वो है आईसीआई और। मेथड्स वो याद है ना, ऑडिट प्रोसीजर, आईसीआई और, उनको मेथड्स कहा जाता था पहले, आजकल ऑडिट प्रोसीजर बोलने लगे ना। तो भाई ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कौन सी प्रोसीजर लगाएं? वैसे तो आईसीआई और है टोटल 7, यहाँ कौन सी लगाएं? ये हिंट दे रहा हूं बेटा, इमेजिन करो अगर तुम्हें कुछ और याद ना है, केवल इतना याद आ जाए, तो भी तुम्हारा बहुत सारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा अंदर। देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर बोला है कि 4 टाइप ऑफ ऑडिट टेस्ट हैं, जबकि हमें कितने बताए हैं? 7। तो बोले 4 टाइप ऑफ ऑडिट टेस्ट हैं जो जनरली यूज करे जाते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस। ठीक है, किसको गायब कर दिया? उन्होंने आईसीआई और में से आईआईआरओ को ही लिया है। इंक्वायरी, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस और ऑब्जर्वेशन, किसको उन्होंने छोड़ दिया? किसको उन्होंने छोड़ दिया? एनालिटिकल प्रोसीजर अमाउंट को चेक करने के लिए लगाते हैं यार अपन, सही है ना? अरे डेफिनेशन भूल गए, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इवेल्युएशन तो फाइनेंशियल का ही होता था, इसका मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर इज अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल डेटा, तो वो तो नहीं लग सकती ना, तो कंट्रोल को चेक कर रहे हो तुम। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों गया समझ में आया। फिर और क्या गया? रिकैलकुलेशन भी गया क्या? क्यों? अरे यार कंट्रोल्स को कैलकुलेट करोगे क्या? तो मतलब आप समझ रहे हो कि आईसीआई में से किस 4 को बचाना है। और सुनो, एक आध गलत लिख भी दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुम्हें हिंट दी कि कोई चीज जो नहीं है वो क्यों नहीं है। रिकैलकुलेशन नहीं है और क्या नहीं है? हाँ, और कंफर्मेशन कहाँ से आ गया? कंट्रोल्स में कंफर्मेशन क्या है ना, समझा कि नहीं समझा? तो आईआईआरओ की बातें होनी है, आईआईआरओ, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रिपरफॉर्मेंस और ऑब्जर्वेशन। इंक्वायरी मोस्ट एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा जानकारी इसी से मिलती है, लेकिन घटिया बहुत है, लीस्ट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है पर दम नहीं होती उस इंफॉर्मेशन में, क्योंकि उसका कोई सर पैर नहीं है ना। तो देखो क्या लिखा है, ऑडिट टेस्ट बट इट इज ऑल्सो गिव लीस्ट ऑडिट एविडेंस। याद रहेगा, ये एमसीक्यू बनेंगे बेटा एक एक पॉइंट पे। ठीक है, इसलिए इंक्वायरी को हमेशा किसी और के साथ में यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एनी वन ऑफ अदर टेस्टिंग मेथड, इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। क्या लिखा है? जनरली अगर इंक्वायरी को इंस्पेक्शन से मिलाओगे तो ये मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट होगी। क्या लिखा है? आई आई इक्वल टू ई। किस किस को मिलाना है? इंक्वायरी और इंस्पेक्शन को। आई आई को मिला दो तो दोनों ई आ जाएंगे। ये एक लाइन बहुत खतरनाक है भाई, सोचो अगर ये दो शब्द मिल जाए, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन,
मतलब मैंने पूछताछ करी और डॉक्यूमेंट्स भी देख लिए, तो ये मोस्ट इफेक्टिव भी हो गया और एफिशिएंट भी हो गया, है ना। रुको मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मोस्ट एफिशिएंट कौन है? इंक्वायरी। केवल मोस्ट एफिशिएंट की बात करो, इंक्वायरी है वो, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको मोस्ट एफिशिएंट के साथ मोस्ट इफेक्टिव भी चाहिए तो इसके साथ किसको मिलाना पड़ेगा? एक और आई। तो आई आई ई ऐसा याद रहेगा ना, कभी भूल जाओ एग्जाम में तो ऐसा आई आई इक्वल टू ई कर सकते हो, ज़्यादा जोर से मत करना थप्पड़ मार देगा वो। हाउ एवर विच ऑडिट टेस्ट टू यूज, कौन सा टेस्ट लगाना है? इंक्वायरी की, इंस्पेक्शन की, रीपरफॉर्मेंस की, ऑब्जर्वेशन, कौन सा लगाना है और किस कॉम्बिनेशन में लगाना है इज अ मैटर ऑफ, इसको अंडरलाइन करना भूल गया मैं, यहाँ अंडरलाइन होना चाहिए था। ये प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है कि कौन सा प्रोसेस लगाना है, ये तो वैसे भी यार ऐसे और में से किसको लगाना है वो तो हमारा प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है ना। एंड विल वेरी डिपेंडिंग ऑन दी सेवरल फैक्टर्स, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, जैसे कि रिस्क असेसमेंट, रिस्क ज़्यादा होगी तो कोई अच्छी प्रोसीजर लगाऊंगा, रिस्क कम होगी तो कोई ठीक ठाक प्रोसीजर लगाऊंगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो ठीक ठाक प्रोसीजर से भी काम चल जाएगा, खराब होगा तो ज़्यादा प्रोसीजर एक साथ लगानी पड़ेंगी अच्छी अच्छी वाली, भली चाहे वो कॉस्ट भली चाहे वो महंगी पड़े, ऐसा बोल सकता हूँ। डिजायर्ड लेवल ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड हो, मुझे अच्छे एविडेंस चाहिए, मुझे अच्छे एविडेंस चाहिए तो अच्छी प्रोसीजर लगाऊंगा। और मुझे हिस्ट्री ऑफ एरर, मुझे पता है कि पहले बहुत सारी गलती, सुनो तो, अब मुझे लग रहा है कि पहले बहुत सारी एरर्स हुई हैं, तो ऐसे केस में मैं ज़्यादा अच्छी प्रोसीजर लगाना चाहूँगा, अच्छे कॉम्बिनेशन मैच कराना चाहूँगा। सुनना बेटा, अगर वो अपनी पर आ गया ना तो ये 4.3 नंबर की दे देगा। ऐसे तो ऑडिट में कई जगह पॉइंट है, बोलेगा बताओ कि कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर कब लगाना है, किस कॉम्बिनेशन में लगाना है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक्सप्लेन सम ऑफ देम, पूरी कहानी सुना के इस पे खेल हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब ये 4 शब्द कौन कौन से? एक, दो, तीन। सर इतना डीप में थोड़ी पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटेड है, हर बार आना है, कारो है, हर बार आना है। मैं 315 थोड़ी कह रहा कि तुम इतना घुस जाओ, लेकिन ये तो पढ़ना पड़ेगा, हर बार आता है यार, एक क्वेश्चन आना है, उसी में तुम अगर सैम्पलिंग लगा दोगे कचरे हो जाएंगे ना। नहीं बेटा, इनका डिस्क्रिप्शन बुक में ही नहीं दिया है, आप बुक चेक करो, एज इट इज ऐसे ही लिखा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि ऐसे लिखे थे पॉइंट वर्टिकल में और मैंने ऐसा करा, ये लिखे ही ऐसे, बुक में ऐसे ही लिखे जैसा ये लिखा है ना, नो चेंज, बस इतना ही। कोई वो सब ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो हो सकता है वो कुछ और भी पूछे साथ में, मतलब वो ऐसा भी तो कर सकता है कि यहाँ से शुरू करे कि कुछ मेथड्स होती हैं ये वो, और फिर उसमें ये पूछ ले मिला जुला कर, है ना। तो हाँ, थोड़ा क्वेश्चन का हो जाता है, देखो मेन आ जाए फिर उसके आगे पीछे आप क्या जोड़ रहे हो वो आपका मैटर है। सुनो ना, मोस्ट इफेक्टिव कौन है? री परफॉर्मेंस, जो काम तुमने करा हम फिर से करके देंगे, ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है यार, लीस्ट एफिशिएंट हो गया है तो मोस्ट इफेक्टिव तो है, लेकिन इट गिव्स व्हाट, अच्छा ये बेस्ट एविडेंस भी देता है, इफेक्टिव मतलब अच्छा है, बेस्ट एविडेंस देता है, लेकिन ये लीस्ट क्या है? तो सुनो ना, अगर किसी को इतना बस याद आ गया ना आई आई आर ओ, तो वो सब बता देगा, क्योंकि इंक्वायरी के बारे में क्या लिखते हैं? हाँ मोस्ट एफिशिएंट होता है पर अच्छा एविडेंस नहीं देता है। इंक्वायरी और इंस्पेक्शन दोनों के बारे में क्या लिखते हैं? ये मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इफेक्टिव है ना। तो ऐसे जो फिर केवल री परफॉर्मेंस के बारे में क्या लिख सकते हैं? ये मोस्ट इफेक्टिव है। तो सुनो ना, मोस्ट एफिशिएंट कौन? 1 पॉइंट। मोस्ट इफेक्टिव कौन? 1 पॉइंट। मोस्ट इफेक्टिव मोस्ट एफिशिएंट कौन? तीनों, मतलब जो भी है वो दोनों, समझ गए ना पॉइंट कैसे बनेंगे? कहाँ गए अपन? लो ये तो क्लियर हो गया क्या? अब उस गधे ने ऐसी हरकत पट की ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया एक बार अंदर से उठा के, ये बताओ, बोले ऑटोमेटेड, मतलब ये तो मतलब हद बेवकूफी है, इसको मैं कैसे बोलूं। बोले ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में सम ऑफ द मोर कॉमन मेथड्स होती, बताओ वो कौन सी है? ठीक है, वही बातें हैं घुमा फिरा कर, आप देखो कैसे लिखा है। बोले सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो इस बात की कि हाउ एन ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस्ड। मतलब आप एक काम करो, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, आप कोई एक ट्रांजेक्शन उठा लो, कितने? एक, उसको शुरू से लेकर एंड तक समझ लो, एंड टू एंड, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर चीजें प्रोसेस कैसे होती है। एक समझ लो तो सब समझ में आ जाएगा, सही है ना। जैसे बोलते हैं कि यार किसी एकेडमी का आपको डेमो लेना है तो एक दिन क्लास अटेंड करके आ जाओ, तो एक दिन में आपको पूरा ओवरऑल समझ में आ जाएगा ना। जैनम की हंस रहे हैं। चलो तो जो भी है, तो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस बाय डूइंग अ वॉक थ्रू ऑफ वन एंड टू एंड ट्रांजेक्शन यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वही बातें हैं इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन।
क्या बोला इन्होंने, बताओ क्या बोला? हमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना है। कैसे लेंगे? एक ट्रांजेक्शन का पूरा वॉक थ्रू करेंगे, एंड टू एंड पूरा, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि यहाँ पर ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन में कैसी चीजें प्रोसेस होती है। क्या ये क्लियर है? इस पे बेटा आर बनाना पड़ेगा बहुत जोरों से, ये कठिन नहीं है, ये याद ना आए ऐसा हो सकता है। लगाना वही है, कौन लगाना है? आई आई ओ, आई आई ओ ही लगाना है ना। ऑब्जर्व हाउ अ यूजर प्रोसेस ट्रांजेक्शन अंडर डिफरेंट सिनेरियो। ओहो, आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि किसी अलग अलग सिनेरियो में यूजर कैसे चीजों को प्रोसेस करता है, कैसे ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है। मतलब मैंने एग्जांपल दिया था कि जब तक रश नहीं है, जब तक कि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में तो तुम प्रोसेस अच्छी ही करोगे। मान लो अगर ट्रांजेक्शन की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तब तुम कैसे डील करोगे? मैंने एग्जांपल दिया था फ्लिपकार्ट है जैसे, तो नॉर्मल सिनेरियो में तो ठीक है भैया, जैसे फेस्टिवल आता है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो सकता है 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाए। उस सिनेरियो में कैसे ट्रांजेक्शन करते हो? क्या उसमें गड़बड़ होती है क्या? तो मैं तो अंडरस्टैंडिंग लेने ही गया हूं ना, कि अच्छा नॉर्मल कंडीशन में तो तुम ये करते हो, जब ज्यादा होती है तब तुम क्या करते हो? तब कोई एरर होती है क्या? तब कोई दिक्कत होती है क्या? क्या सिस्टम बीच में ऐसा खत्म, बीच में लॉस्ट हो जाता है क्या? इंटरप्ट हो जाता है, कुछ गड़बड़ होती है क्या? ऐसा हमें समझना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है? इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन। तो सुनो ना, इसको ध्यान से देखो। मैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में गया हूं, और सम ऑफ द मोर कॉमन मेथड जो वहां पर मैं लगाऊंगा वो क्या क्या है? पहली बात, मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि कैसे कोई ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता है बाय डूइंग अ वॉक थ्रू ऑफ वन एंड टू एंड ट्रांजेक्शन। दूसरा, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि अलग अलग सिनेरियो में यूजर यूजर मतलब जो सिस्टम को यूज कर रहा है, वो कैसे प्रोसेस करता है ट्रांजेक्शन को। लास्ट क्या है, हम उसके कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे। तो इसमें देखो, इंक्वायरी, इसमें तीनों आ गए। इसमें क्या आया है और इसमें क्या आया है ना? ये भूलने की संभावनाएं थोड़ी सी, इसलिए ध्यान रखना बेटा, है ना। लास्ट में क्या लिखा है? वेयर द जनरल आईटी कंट्रोल्स आर नॉट एग्जिस्टिंग, या फिर हैं लेकिन कोई काम के नहीं है। मतलब अगर आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने गए हो और आपने देखा कि वहां पर आईटी कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल्स हैं ही नहीं, या हैं लेकिन कोई काम के नहीं है, तो क्या लिखा है? द ऑडिटर शुड असेस द इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिस्क। सही बात है, इससे कुछ याद आ रहा है? इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिस्क, सब्सटेंटिव ऑडिट पे क्या पड़ेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे क्या पड़ेगा, और रिपोर्टिंग पे क्या पड़ेगा, अभी बड़ा ऊपर है ना। ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या, या फिर आईटी रिलेटेड रिस्क का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये ऑडिटर को असेस करना पड़ेगा। इन विच द बिजनेस ऑपरेशन टेक प्लेस एंड प्लान द ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर इन ऑर्डर टू रिलाई ऑन द सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन। यार कितना क्लियर बोला है। कह रहा है अगर तुम्हारे जनरल आईटी कंट्रोल है ही नहीं, या फिर कंट्रोल है लेकिन कोई काम के नहीं है, मतलब वन लाइनर स्टेटमेंट क्या हो गया? कंट्रोल है ही नहीं, तो फिर यार ऑब्वियसली मुझे ऑल्टरनेट आउट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, ये कंक्लूड करने के लिए तुम्हारे यहाँ इन्फॉर्मेशन भरोसेमंद है, क्योंकि कंट्रोल तो हमें तुम्हारी समझ में आई नहीं, सही है नहीं, तो सिस्टम का डेटा गलत होगा। तो मुझे कोई तो तरीका लगाना पड़ेगा जानने के लिए कि सिस्टम बेस्ड इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इस पर, क्या बनाओगे? सही है ना, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। बता इसलिए देता हूँ कि अगर ये सेंटेंस कहीं दिखाई दे तो आपको पता रहे कि सही सेंटेंस क्या है। कभी कभी चार सेंटेंस में से एक चुनना होता है ना, ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं। सबसे खतरनाक और गंदा क्वेश्चन ये है, ठीक है। पता है वो गंदा क्यों है? क्योंकि उसमें जो बातें लिखी है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि बता ही क्यों रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं थी, इसलिए वो गंदा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सुनना ध्यान से सारे बच्चे, सारे के सारे 5 बच्चे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनुअल, इस हेडिंग को देख रहे हो ना बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं, उसमें कुछ ऑटोमेटेड एलिमेंट होंगे, मतलब कुछ कंट्रोल ऑटोमेटेड होंगे, कुछ मैनुअल होंगे, ठीक है। रेलिवेंट टू दी ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट, जब मैं रिस्क असेसमेंट करता हूं, जब मैं रिस्क असेसमेंट करता हूं तो क्या इस बात से भी कोई फर्क पड़ता है कि कंट्रोल्स ऑटोमेटेड हैं कि मैनुअल हैं कि क्या है? इसके रिगार्डिंग आपको कुछ बोलना है, तो वो क्या बोला है सुनना ध्यान से। जब भी आज के बाद से जब भी आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे, हमेशा आप पीछे से स्टार्ट करोगे। ये नियम बना लो। आप 10 बार पढ़ते हो, शुरू कर 5 पढ़ के और आप छोड़ देते हो। तो इस बार ना पीछे के 5 करके छोड़ना आप। ये नियम बना लो आज से, ठीक है। बोल रहा हूं, पेन चेंज करते हैं थोड़ा। हियर वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग, सुनना, हियर वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट्स इन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम।
ठीक है, हम किस बारे में बात करने वाले हैं कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल है उसमें कुछ एलिमेंट मैनुअल होगा, कुछ ऑटोमेटेड होगा, है ना। ठीक है, एन एंटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल कंटेन्स मैनुअल एलिमेंट एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मतलब इतनी पूरी बात से मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, उसमें नहीं मिलेगा बेटा, नहीं मिलेगा, मैंने बहुत सारा चेंज करा है समझाने के लिए, कंक्लूजन वही निकलेगा पर बहुत कुछ थोड़ा सा सही तरीके से करा है उसको। तो अभी तक क्या बोला मैंने कि आपके यहाँ के कंट्रोल में चेक करूंगा कि नहीं करूंगा, पहले बोलो हाँ करूंगा। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आपके कंट्रोल्स में दो तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, सम ऑटोमेटेड और सम मैनुअल कंट्रोल, मैनुअल एलिमेंट हो सकते हैं। अब देखो क्या लिखा, इम्पैक्ट ऑन रिस्क असेसमेंट, क्या यही पूछा था कि जब मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा मैनुअल का कि या फिर ऑटोमेटेड का, है ना। द नेचर ऑफ मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स आर रेलिवेंट टू द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड देयर ऑन। एक मिनट, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, मतलब इन्होंने क्या बोला, बोले मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, नेचर ऑफ मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स आर रेलिवेंट, मतलब ये है कि इस बात से रिस्क असेसमेंट में फर्क पड़ता है, बस इतना ही बोला है। मतलब तमाशा देख रहे हो आप, इसलिए खराब लगता है साला। ठीक है, और आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे भी फर्क पड़ता है, और आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑन ट्रांजेक्शन, द यूज ऑफ मैनुअल और यहां से देखना ना, थोड़ा कुछ मिलेगा नया। द यूज ऑफ मैनुअल और ऑटोमेटेड एलिमेंट इन इंटरनल कंट्रोल ऑल्सो इफेक्ट द मैनर इन विच ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड और रिपोर्टेड। रुक जाओ, ये सेंटेंस मुझे याद करवाना है तुमको, है ना। जब मैं इंटरनल कंट्रोल को चेक करने जाता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल्स में कभी मैनुअल एलिमेंट भी हो सकते हैं और कभी ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, और इस बात से मेरे रिस्क असेसमेंट पर भी फर्क पड़ता है। अभी इतना समझा मैंने। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल एनवायरनमेंट है कि ऑटोमेटेड है, इससे इस बात पर भी फर्क पड़ता है कि ट्रांजेक्शन कैसे प्रोसेस होंगे, ट्रांजेक्शन कैसे इनिशिएट होंगे, कैसे रिकॉर्ड होंगे, कैसे प्रोसेस होंगे, कैसे रिपोर्ट किए जाएंगे। इस बात पर फर्क पड़ता है कि मैनुअल और ऑटोमेटेड का इस बात पर फर्क पड़ता है कि ट्रांजेक्शन कैसे प्रोसेस होगा। जैसे कि अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होगा तो ये चारों चीजें कंप्यूटर से होंगी, सॉफ्टवेयर से होंगी, और अगर मैनुअल एनवायरनमेंट होगा तो ये चारों चीजें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, पेपर आ जाएगा। ये बात आगे नीचे लिखी तुम्हें कहीं मिलेगी। ठीक है, मैं पूरी बात को कंक्लूड करके अभी बताऊंगा, आप थोड़ा और होल्ड करो, है ना। इसमें ऐसा लगता है कि रिक्वायर्ड नहीं था फिर भी बताया, इसलिए बहुत अजीब सा लगता है। और आगे देखो क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल कितने होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटेड, उन दोनों को समझाया है। अपन इनका कुछ नंबरिंग वंबरिंग चेंज करके इसको नॉर्मल बनाएंगे अभी, है ना। इसमें क्या लिखा है, मैनुअल कंट्रोल में क्या होता है, ह्यूमन एक्शन लिए जाते हैं। मैनुअल कंट्रोल में क्या होता है, ह्यूमन एक्शंस होते हैं, जैसे कि अप्रूवल्स, रिव्यू या रिकंसिलेशंस। मैनुअल कंट्रोल के एग्जांपल दिए, मैनुअल कंट्रोल के एग्जांपल दिए, किसी से पूछ कर कोई काम करना, अप्रूवल लेना, रिकंसिलेशन बनाना, रिव्यू करना किसी चीज को। ऑटोमेटेड कंट्रोल में क्या लिखा है, क्या लिखा है, यूज टेक्नोलॉजी टू मैनेज ट्रांजेक्शन रिप्लेसिंग पेपर एंड पेपर विद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मतलब उन्होंने बताया है कि ऑटोमेटेड कंट्रोल में क्या हो जाता है कि ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करा जाता है टेक्नोलॉजी से, और रिप्लेस किसको कर दिया जाता है, पेपर को। मतलब पेपर रिप्लेस कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से, या फिर आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर से। जो काम पेपर पे होता था वो अब सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर से होगा। मैं कंक्लूड करूंगा, थोड़ा और रुक जाओ, बस खत्म ही हो रहा है ना ये। अपन देखेंगे कि क्या क्या अपन इसमें निकाल सकते हैं जो एग्जाम में लिखेंगे। कंट्रोल्स इन आईटी सिस्टम, कंट्रोल्स इन आईटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोले फिर वही, आईटी सिस्टम में दो टाइप के कंट्रोल होते हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल और मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं। फर्दर मैनुअल कंट्रोल्स मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी, डिपेंडेंट ऑफ आईटी और लिमिटेड टू मॉनिटरिंग ऑफ द इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, रुक जाओ, होल्ड करना। पहले तो ये दिमाग में बिठाओ कि ये एकदम फालतू चीज है, ठीक है। अगर फिर भी कभी पूछ लिया तो भाई हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चैप्टर में रिस्क ले नहीं सकते, तो हमें समझना है कि हम क्या क्या इसमें कैसे कैसे निकाल दे कि हमें कुछ कुछ याद रह जाए। तो इसको पूरे को क्लीन करते हैं अपन, और देखते हैं कि अपन क्या क्या याद रख सकते हैं इसमें। ठीक है, अपन क्या क्या याद रख सकते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, आप बताओ इतनी पार्ट का कंक्लूजन क्या है। इससे पहली लाइन बन जाएगी हमारी कि दो टाइप के कंट्रोल आपके कंट्रोल सिस्टम में हो सकते हैं।
आपका जो भी कंट्रोल सिस्टम होगा वो उसमें दो टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। ये एक लाइन लिख देंगे सारे बच्चे, ठीक है। दूसरा, क्या जब मैं रिस्क असेसमेंट करता हूं, दूसरी लाइन सुनना, जब मैं रिस्क असेसमेंट करता हूं तो क्या मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि कंट्रोल कौन सा टाइप का है, मैनुअल है कि ऑटोमेटेड है? तो एक ये बात बताना है ना, कि नेचर ऑफ कंट्रोल्स ऑटोमेटेड है कि मैनुअल है, इससे फर्क पड़ता है कि रिस्क क्या होगी, क्योंकि आईटी रिस्क अलग होती है, मैनुअल रिस्क अलग होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो यार। पहला पॉइंट क्या बोला कि आपके कंट्रोल में दो तरह के कंट्रोल हो सकते हैं, या तो मैनुअल या ऑटोमेटेड, ये बता दिया, दो एलिमेंट हो सकते हैं। दूसरा, आपके नेचर ऑफ कंट्रोल क्या है, ऑटोमेटेड है कि मैनुअल, इस बात से फर्क पड़ता है हमारी रिस्क असेसमेंट पर, है ना, क्योंकि आईटी रिस्क अलग होती है और नॉर्मल रिस्क अलग होती है। दो पॉइंट क्लियर है। तीसरा, अलग अलग एनवायरमेंट में ट्रांजेक्शन कैसे इनिशिएट, ट्रांजेक्शन कैसे, कहां गया, इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस और रिपोर्ट किया जाएगा, ये अलग अलग एनवायरमेंट में फर्क पड़ता है। ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में ये चारों चीजें कैसे करी जाती हैं, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में ये चारों चीजें कैसे करी जाती हैं, सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से, और मैनुअल में पेपर आ जाता है इसकी जगह पे। तो कितने पॉइंट हो गए टोटल? तीन, तीन तो लिख पाओगे। फिर ये जो बात है, इसमें तुम्हें एक तरीके से मैनुअल और ऑटोमेटेड को एक बार डिफाइन कर देना है, मतलब एक तरीके से तुम्हें बता देना व्हाट इज मैनुअल कंट्रोल, वेयर कंट्रोल्स आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस, और एग्जांपल डाल देना, और वेयर कंट्रोल्स आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ आईटी, सो आईटी कंट्रोल हो गया। समझ गए आप बात को? चार पॉइंट हो गए, चारों बोल के बताओ। पहला पॉइंट, हाँ एग्जैक्टली, सिक्वेंसिंग चेंज कर सकते हैं। यार ना अपन कहीं पर इसको लिख देते तो अच्छा रहता, मैं यहां लिखूं क्या? पहला, आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में दो टाइप के कंट्रोल हो सकते हैं, मैनुअल एलिमेंट हो सकते हैं और ऑटोमेटेड, ये पहला हो गया। दूसरा, डिफाइन कर दो दोनों को, किसको, कि मैनुअल कंट्रोल्स में क्या होगा, ह्यूमन का सहायता लिया जाएगा, दो तीन एग्जांपल डाल दो, और इसमें किसका सहायता लिया जाएगा, आईटी का। तो इन दोनों को क्या कर दो, डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर सुनना, नेचर क्या है आपके, आपके कंट्रोल सिस्टम का, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, मतलब ऑटोमेटेड है कि मैनुअल है, इससे फर्क पड़ता है किसको, इससे इंपैक्ट पड़ता है क्या पर, हमारे रिस्क असेसमेंट पर। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। फोर्थ, वो अपन लिख सकते हैं कि हाँ, ऑटोमेटेड में ट्रांजेक्शन कैसे प्रोसेस होते हैं और मैनुअल में कैसे प्रोसेस होते हैं, है ना। तो इम्पैक्ट ऑन ट्रांजेक्शंस, इम्पैक्ट ऑन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में क्या, उसको इनिशिएट कैसे करना, उसको रिकॉर्ड कैसे करना, उसको प्रोसेस कैसे करना, उसको रिपोर्ट कैसे करना, इस पर भी फर्क पड़ता है कि ऑटोमेटेड है कि मैनुअल है। और क्या ऐड कर सकते हैं अपन, कहाँ गया, रुको ना रुको ना, अब ये एक चीज और ऐड कर सकते हैं, ये तो ठीक है, ये तो रिपीट है। अपन क्या ऐड कर सकते हैं कि जो मैनुअल कंट्रोल से, मैनुअल कंट्रोल के बारे में कुछ और भी बताया है, पूछा नहीं था, बस बताया है। मैनुअल कंट्रोल्स कैसे हो सकते हैं, कभी आईटी से कोई कनेक्शन नहीं, केवल मैनुअल, मैनुअल ही है, प्योर मैनुअल कंट्रोल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी। कभी कभी ये आईटी पर डिपेंड हो सकते हैं, मतलब आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स पढ़े ही हैं अपन ने। और सुनना, कभी कभी मैनुअल कंट्रोल केवल कहां तक के लिए लिमिटेड हो सकते हैं, कि इनका काम केवल ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग है। तो ऐसा जोड़ जाड़ के अपन को इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको शुरुआत में ही ले जा सकते हो आप। हाँ, मैनुअल कंट्रोल जहां लिखोगे ना, ये शुरुआत में आप लिखोगे ना, कहाँ गया, डिफाइन वाले में, तो आप इसी में मैनुअल कंट्रोल वाली बात जोड़ देना, ठीक है। कुछ तो लाइट बना ही सकते हो, ये कैसे बनेगा लाइट में बता रहा हूँ। आज ही घर जाकर अपनी लैंग्वेज में पूरा इसको अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर लेना, तो ये जाके आसान बनेगा। आप सोच रहे हो ना, आज नॉर्मल लगा, 10 दिन 15 दिन बाद फिर सब खत्म हो जाएगा। तो आज जाके आप खुद से अपने हिसाब से 5 सेंटेंस बना लेना कि अगर ये आए तो हमें 5 कौन कौन सी बातें लिखना है, ठीक है। चलो, जैसे मैंने बोला है वैसे ही मैं भी कोशिश करूंगा कि तुमको वैसे ही चेंज करके दे दूं, यहाँ पर जो भी 19-20 हुआ है वो और ठीक कर दूं, है ना। अगली हेडिंग क्या है बेटा, दिख रहा है, A+ हेडिंग, क्या हेडिंग है ये बेटा मोस्ट टाइम पे है ये, मैं मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, अलर्ट हो जाओ। मैनुअल एलिमेंट वर्सेस ऑटोमेटेड एलिमेंट इन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। बताओ मुझे कौन सी सिचुएशन में मैनुअल कंट्रोल यूज करना चाहिए, बताओ मुझे कौन सी सिचुएशन में ऑटोमेटेड कंट्रोल यूज करना चाहिए, है ना। तो ये मैं जल्दी जल्दी देख ही ले रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारों को तो याद होगा। पहला देखो, पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी,
पहले बात कर रहे हैं अपन मैनुअल एलिमेंट की। मैनुअल एलिमेंट मोर सूटेबल होंगे कब? कब सूटेबल होंगे? जब नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन है। नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन पे कोई बता सकता है कि मैनुअल क्यों सही होंगे? क्योंकि रेकरिंग के लिए ही आप आईटी बना सकते हो। जो चीज क्या पता मतलब एबनॉर्मल चीजों के लिए कंट्रोल नहीं बन सकते सीधा तरीके से, है ना। तो लार्ज है या अनयूजुअल है या नॉन रिकरिंग है, तो ऐसी चीजों के लिए हम कौन से कंट्रोल लगाते हैं? मैनुअल। दूसरा क्या है? जहां पर एरर्स को डिफाइन करना क्या है कि क्या गलती हो सकती है, अगर आप ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आईटी लगा ही नहीं सकता, प्रोग्राम कैसे करोगे? तो आपको जबरन क्या लगाना पड़ेगा? मैनुअल कंट्रोल ही लगाना पड़ेगा। वेयर सरकमस्टेंस वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन दी एरर्स। ऐसी सरकमस्टेंसेस विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, डायरेक्ट लिख दिया। बोले ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जहां पर लग ही नहीं सकता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां पर मैनुअल कंट्रोल एक तरीके से लग ही नहीं पाए, सॉरी ऑटोमेटेड कंट्रोल लग ही नहीं पाएगा, तो देखो क्या लिखा है, इन चेंजिंग सरकमस्टेंसेस आउटसाइड द स्कोप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब लग ही नहीं रहा तो मैनुअल लगा दो ना, ठीक है। लास्ट क्या लिखा है? इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल। ऑटोमेटेड कंट्रोल को ऑटोमेटेड कंट्रोल ही थोड़ी मॉनिटर कर लेगा, तो हम मैनुअल वाले हम वो करेंगे। क्या ये पॉइंट इसमें आएगा? सेकंड वाले में नहीं आएगा, क्योंकि ऑटोमेटेड के लिए मैनुअल देख मॉनिटर कर सकता है, मैनुअल के लिए ऑटोमेटेड कैसे मॉनिटर करेगा, है ना। तो ये पॉइंट वहां दिखना नहीं चाहिए वैसे। फिर क्या लिखा है? कब मैनुअल कंट्रोल सूटेबल लेस सूटेबल होंगे, है ना। या ऐसा बोल दो कि ऑटोमेटेड कंट्रोल कहां लगेंगे? जहां पर रेकरिंग ट्रांजेक्शन, सही बात है, एक जैसे ट्रांजेक्शन बार बार होने। सरकमस्टेंसेस वेयर एरर्स कैन बी एंटीसिपेटेड और प्रेडिक्टेड। यार उसका उल्टा कर दो जो ऊपर लिखा है, सही है। ऊपर क्या था? जहां एरर्स डिफाइन नहीं कर सकते, नीचे क्या लिखो? एरर्स जहां डिफाइन कर सकते हो, एंटीसिपेट कर सकते हो। ऊपर क्या लिखा था? नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शन, यहाँ क्या लिखा है? रेकरिंग ट्रांजेक्शन। फिर देखो और क्या लिखा है? कंट्रोल्स एक्टिविटीज वेयर द स्पेसिफिक बेस टू परफॉर्म द कंट्रोल कैन बी एडिक्वेटली डिजाइन एंड ऑटोमेटेड। समझ में आया? ऐसी कंट्रोल एक्टिविटीज जिनमें क्या लिखा है? वेयर द स्पेसिफिक बेस टू परफॉर्म द कंट्रोल कैन बी एडिक्वेटली डिजाइन एंड ऑटोमेटेड। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम ऑटोमेटेड कंट्रोल बना ही कैसे लोगे? ये उन्होंने एक तरीके से ना बेटा इसको ऐसा कहना चाहिए कि इंग्लिश में डिफाइन कर दिया कि ऑटोमेटेड कंट्रोल कहाँ लगा सकते हो। बोली वहां लगा सकते हो जहां पर आप चीजों को बोलकर डिजाइन करवा सको। जैसे मान लो मैं बोलूं कि विद्योदय एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाना चाहता है, तो विद्योदय ये बता सके कि हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, हमें क्या क्या इस सॉफ्टवेयर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तुम ऐसा बता ही नहीं पाओगे तो कैसे बना देंगे वो? तो उन्होंने क्या बोला है? कंट्रोल एक्टिविटीज वेयर द स्पेसिफिक बेस टू परफॉर्म द कंट्रोल। कैसा कंट्रोल परफॉर्म करवाना चाहे तो ये आप एडिक्वेटली डिजाइन कर सकते हो, तो ही कंट्रोल बनाओ। ये तुम ही डिजाइन नहीं कर पा रहे, तुम उसको नहीं बता पाओगे, वो कैसे बना देगा प्रोग्राम? तुम किसी सॉफ्टवेयर बनाने वाले से बात करना, वो तुमसे पूछेगा तुम क्या चाहते हो, तुम बोलोगे हमें नहीं पता, कहेंगे फोन क्यों किया, ये ना। ठीक है, ये समझ में आया बेटा? मेरे हिसाब से तो ये ऊपर के चार बताए तो नीचे के चार भी बन ही जाएंगे। ये मोस्ट टाइम भी है ना। अगला यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, अभी पढ़ा था, पढ़ा था। चलो डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन एक बार पढ़ ले रहे हैं। क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन दैट एग्जिस्ट इन दिस सिस्टम इज इनॉर्मस। ठीक है, आजकल डेटा बहुत सारा रहता है, ठीक है। मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू टैप वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। ये लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में। बहुत सारे डेटा में से, बहुत सारी इंफॉर्मेशन से छोटी सी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को टैप करके निकालना इज व्हाट, इसको लिखेंगे कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस टूल्स टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू टैप वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। एंटिटी को क्या फायदे होंगे डेटा एनालिटिक्स के? लिखा है एंटिटी को क्या फायदे होंगे। कंपनीज कैन, कहां गया? कंपनी कैन डेटा एनालिटिक्स टू यूज, कंपनी कैन यूज डेटा एनालिटिक्स टू इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी। ये फालतू की बातें लिखी हैं। अरे यार कंप्यूटर के किसको फायदा नहीं होता? तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तुम्हारी कस्टमर सर्विस अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा क्या लिखा है? कंप्यूटर एडवांटेज मिलेगा, मोर एफिशिएंट ऑपरेशन। ये जनरल बात है। मीन इवन ऑडिटर्स कैन मेक यूज ऑफ सिमिलर टूल्स एंड टेक्निक्स इन दी ऑडिट प्रोसेस एंड ऑब्टेन गुड रिजल्ट। क्या यही पढ़ा था अपन ने थोड़ी देर पहले आरटीपी में? हाँ। द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट ऑडिटर यूज इन अप्लाइंग दी प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स आर व्हाट? दैट, फिर से देखो, द टूल्स एंड टेक्निक्स जो ऑडिटर यूज करता है इन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ डेटा एनालिटिक्स,
डेटा एनालिटिक्स को लगाने के लिए हम जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करेंगे, और सिंपल आप लिखना चाहते हो, ऑडिट में जो भी टूल्स एंड टेक्निक आप यूज करते हो ऑडिट करने के लिए, कंप्यूटराइज ऑडिट टूल्स एंड यूज करते हो, उसको बोलते कैट। ये लिखा है ना। अब ये देखो ना, ये पॉइंट अभी पढ़े थे, वहां 5 लिखे थे, यहाँ पर बहुत सारे लिखे हैं। सबसे पहले क्या करते हो, इवेल्युएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी, पहले ऑडिट करने जाते तो कंट्रोल चेक करते हैं, फिर डेटा चेक करते हैं, लेकिन पहले डेटा की क्या चेक करेंगे, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इन पॉपुलेशन दैट इज यूज, ठीक है। फिर क्या लिखा है, उसमें से क्या निकालेंगे, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल, तो पहले कंट्रोल डेफिशिएंसी जानी, फिर देखा कि क्या डेटा कंप्लीट है, पॉपुलेशन कंप्लीट है, फिर उसमें से क्या निकाला, सैंपल। इसमें से हर चीज में डेटा एनालिटिक्स का यूज हो रहा है। फिर क्या करें, अब हमें चूंकि ऑडिट करना है, मतलब काइंड ऑफ हमें गड़बड़ ढूंढना है कि कहाँ गड़बड़ है, तो मतलब हमें फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जर्नल एंट्रीज को एनालाइज कर सकते हैं, ये गलत किया है, हम जर्नल एंट्रीज को एनालाइज कर सकते हैं, हम बैलेंसेस को रिकम्प्यूट कर सकते हैं, जैसे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम ट्रांजेक्शन जो भी है, और रीपरफॉर्म कर सकते हैं किस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह। तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं जर्नल एंट्री को एनालाइज कर सकता हूं, मैं कुछ बैलेंसेस को रिकम्प्यूट कर सकता हूं, मैं कुछ कैलकुलेशंस को रीपरफॉर्म करके देख सकता हूं। ये ऐसे करके 7 पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है ना, सही है। डिजिटल ऑडिट क्या होता है, ये सितंबर में आया है, मतलब जितनी घटियापन की हदें पार कर सकते तो उन्होंने करी। डिजिटल ऑडिट क्या होता है, लेकिन हाँ अब तो अनलाइकली, क्या मैंने आपको बताया था ना, किसको बताया था मैंने, कि बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर का ये कहना ही है, मतलब कि आजकल जो है ना, तो जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के लोग हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं या ऐसा सब पता चलता है अपन को कि क्या होता है, जो पुराने अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए हैं, और आपने ऑब्जर्व भी करा होगा, अब वो क्वेश्चन आते ही नहीं है। इसका मतलब ये कि जब एग्जाम पेपर बनता है, तो कम से कम पुराने 4 अटेम्प्ट तो वो रख के बैठते होंगे कि ये नहीं देना, समझ रहे हो आप। और पहले बेटा जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग से ये कैसे बने, पुराने 10 अटेम्प्ट के पेपर करो, उसमें से ही आ जाएगा पेपर, समझ रहे हो। अब ये सिस्टम हो रहा है बंद, तो इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बनाते समय ये ध्यान में रख सकते हो कि लास्ट 2 अटेम्प्ट में क्या पूछा जा रहा है ना। तो डिजिटल ऑडिट अगर आ गया तो तुम समझ लो कि ये तो मतलब महाविनाश हो गया। चलो मान लो फिर भी आ गया तो लिख सकते हो, है ना। रीड कर दूं एक बार जल्दी से, कर दे रहा हूँ, कर देना चाहिए रीड, रीड करने का पैसा नहीं लगता ना। एंटिटीज आर एम्ब्रेसिंग डिजिटलाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ देयर, ये क्या लिखा, एंटिटीज के बारे में, एंटिटी के लिखा है डिजिटलाइजेशन का, एंटिटी को क्या फायदा होगा, है ना। तो बोले वो बढ़िया बढ़िया डिजिटलाइजेशन अपना रही है, इससे क्या होगा, न्यू टेक्नोलॉजीज आर हेल्पिंग कंपनीज टू रिवैम्प देयर ऑपरेशंस, रीथिंक द वे बिजनेस इज कंडक्टेड। बहुत ही अच्छे शब्द यूज कर रहे हैं, कम मुझे मतलब नए शब्द मन नहीं कर रहा यूज करने का। कंपनीज आर रिस्ट्रक्चरिंग देयर ऑपरेशंस मॉडल्स ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन इज की टू डिजिटलाइजेशन, क्या बात की। ऑडिटर्स को क्या बेनिफिट होंगे, in such a business environment use of digital technology is being made by the auditors right from the, रुको ऑडिटर के एंगल से सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, कि ऑडिटर आजकल प्लानिंग से लेकर ओपिनियन देने तक वो भी कंप्यूटर का यूज कर रहा है, वो भी डिजिटलाइजेशन का यूज कर रहा है। और क्या लिखा है, एक पॉइंट तो ये हो गया, ऑडिटर मेरे हिसाब से ना आप ये काट देना, मत पढ़ना दोबारा, मेरे हिसाब से तो मेरी ओपिनियन तो यही है ना, बाकी मैंने पढ़ाया है, गालियां नहीं दी जा सकती। ऑडिटर्स आर मेकिंग यूज ऑफ एआई, डेटा एनालिटिक्स एंड अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, टू हेल्प अंडरस्टैंड बिजनेस प्रोसेस इन अ बेटर वे। हमें बिजनेस को समझना होता है, इसलिए हम एआई और डेटा एनालिटिक्स और भी ऐसी लेटेस्ट तकनीकी का यूज कर रहे हैं। बाय यूजिंग टूल्स ऑडिटर कैन कंडक्ट ऑडिट इन अ बेटर वे, डिवोट मोर अटेंशन टू एरियाज, मतलब वो इंपोर्टेंट एरियाज पे ज्यादा ध्यान दे सकता है। डिजिटल ऑडिट इज हेल्पिंग ऑडिटर्स टू बेटर आइडेंटिफाई रिस्क मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको इजीली वो देख पा रहे कि रिस्क कहाँ है। मेरे हिसाब से बेटा मत मेहनत करना, ऑलरेडी मेहनत करने के लिए बहुत कुछ है, अगर आ ही जाए तो मन से आप लिख सकते हो डिजिटल जन। अरे ऐसे ब्लेंडर तो पहले भी रेयरली होते थे, अब तो छोड़ो तुम, मतलब 15-20 अटेम्प्ट में कभी एक बार ऐसा हुआ होगी कोई एक क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, और अब तो क्लियर कट ही है, पुराना कुछ भी नहीं देंगे वो, वही वही थोड़ी पूछते रहेंगे यार, इतना बड़ा सिलेबस है।
इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये ध्यान से सुन लो क्योंकि ये तुम लोगों ने कभी अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, नॉर्मल बात अपनी हुई है, आज और डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में हम बात करने वाले, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुका है, इसलिए ध्यान से सुनना। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को लेकर बेटा अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि हर एंटिटी में कंट्रोल अच्छे रहे, फ्रॉड ना हो, इसलिए है ना। तो अभी देखना, शुरू करूँ ना, बहुत अच्छा है ये, अच्छे से सुनना है ना। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो लगाई गई हैं बाय कंपनीज फॉर इंश्योरिंग, ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो क्यों लगाई गई हैं? फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो, ऑपरेशन इफेक्ट हो, इसका ध्यान आ रहा है? कुछ बताया था मैंने, क्या बोला था, क्या बोला था मैंने? अरे यार यहाँ पर देखो ना, तो ये एक ज्यादा सा दिख रहा है क्या? पांच हो रहा है क्या? ठीक है सुनो, हाँ ये वही है, वही है। तो देखना, असेट की सेफ गार्डिंग करना है, क्योंकि हम चाहते कि ऑपरेशंस अच्छे से चलते रहें। मैंने ऐसे याद कराया था कि असेट्स को सेफ गार्ड करना है ताकि ऑपरेशंस इफेक्टिवली एफिशिएंसी के साथ चलते रहें, और नियम कानून को कंप्लाई करना है ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल रहे। और एक अलग से लिख दिया इन्होंने क्या, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। याद रहेंगे ये चारों, क्या बताया था मैंने? असेट्स को सेफ गार्ड करना है ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑपरेशन चलते रहें, लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लायंस करना है ताकि रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहे, और फाइनली प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स जो भी है। सुनना बेटा, अब सुनना ध्यान से। कंपनी एक्ट 2013 हैज प्लेस्ड अ greater emphasis on the effective implementation and reporting on the internal control for a company। मतलब कंपनी एक्ट कहीं ना कहीं बहुत फोकस कर रहा है इस चीज पर कि कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल रहे, क्योंकि फ्रॉड्स बहुत बढ़ गए हैं ना। आगे क्या लिखा है? द टर्म इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज यूज्ड एट सम प्लेस इन कंपनीज एक्ट 2013 कास्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज एज अंडर। बोले इस बारे में कंपनी एक्ट में कई जगह पर कुछ ना कुछ बताया है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले शुरू करते हैं कहां से? सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 का ई। इन्होंने क्या बोला है सुनना। ये कहता है कि लिस्टेड कंपनी के केस में जो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होगा, पढ़ा होगा आपने, है ना, उसमें कुछ बातें लिखती हैं वो 5, हाँ, तो जो भी है। In case of listed company, the director's responsibility statement shall state the directors had laid down internal financial controls to be followed by the company। पहली बात तो मुझे बताओ, ये रिक्वायरमेंट केवल कब है? जब लिस्टेड कंपनी होगी। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शैल स्टेट, मतलब उसके अंदर क्या लिखा जाएगा कि डायरेक्टर्स ने आईएफसी लगाए हैं और वो एडिक्वेट हैं और वो ऑपरेटिव इफेक्टिवली कर रहे हैं। एक मिनट, एक बात पूछूं, ये सेक्शन 134 किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डाल रहा है। तो पहले हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन बताई, ऑब्जेक्टिव बताए, फिर हमने बोला कंपनी एक्ट आजकल इस पे बहुत ध्यान दे रहा है, फिर हमने बोला अलग अलग सेक्शन कुछ ना कुछ बोलते हैं। सबसे पहले पिक्चर में कौन आया? 134। किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली उसने कि सुनो डायरेक्टर्स लोग, तुमको डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर ये बताना है कि तुम्हारी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स तुमने बनाए कि नहीं बनाए, वो इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव है कि नहीं, वो ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो एडिक्वेट है कि नहीं, ये सब बताना पड़ेगा तुमको। जब बताना पड़ेगा तो सोचकर लिखोगे, इतनी बड़ी बात। ये क्लियर है? एक अगला सेक्शन, ये किसके ऊपर डाल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो पहले 134, अब 143, है ना। ऑडिटर्स रिपोर्ट सेल स्टेट, अब ऑडिटर्स रिपोर्ट स्टेट मतलब ऑडिटर को स्टेट करना पड़ेगा, मतलब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर्स रिपोर्ट सेल स्टेट वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन प्लेस एंड आल्सो ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल। सही है, मतलब हर बार ये बताना है कि कंपनी में कंट्रोल्स हैं कि नहीं, बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यहाँ पर बनाने वाला पॉइंट क्यों नहीं आया? अरे ऑडिटर बनाता थोड़ी है। ऊपर बनाने वाला भी, लेट डाउन वाला भी पॉइंट आया था, आया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। द रिक्वायरमेंट शेल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, जो कि या तो ओपीसी है या
स्मॉल कंपनी है या ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर क्या है 50 करोड़ से कम है, एंड विच हैज एग्रीगेट बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स और एफआई और एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 25 करोड़। सिंपल बोलो, टर्नओवर कितना है 50 करोड़ से कम है, 50 करोड़ से कम है मतलब छोटी कंपनी है, और बोरोइंग कितनी है 25 करोड़ से कम है। बोरोइंग कब देखना है, एनी टाइम। किससे देखना है, बैंक, एफआई और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब अगर किसी पर्सन से बोरो करा है तो वो नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। बन सकता है भाई, क्वेश्चन है ना, 2 बार तो आ ही चुका है ये। क्या 2 सेक्शन याद हो गए। 134 किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। 143 किस पर डाल रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है। 134 में ये भी बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर्स को कि हमने लेट डाउन करे कि नहीं करे, कंट्रोल बनाए कि नहीं बनाए। 143 केवल क्या बोलता है कि एडिक्वेट है कि नहीं और ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 177 किस पर डालेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कमेटी पर। किस पर डालेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट, मतलब सोचो, नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इतना लिखा है बुक में ऑब्वियसली। अरे तो यही सुनो ना, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी बिना देखे बताओ। एज पर सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी शुड बी या वुड बी या शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कि आपके कंट्रोल्स बराबर बनाए हैं क्या, ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहा है, लिखा तो यही होगा ना, और क्या लिख दोगे, चलो देख लो, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एवरी ऑडिट कमेटी शैल फॉलो अ रिटन सेट ऑफ गाइडलाइंस एस्टेब्लिश्ड बाय द बोर्ड। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो गाइडलाइंस बनाते हैं वो हर ऑडिट कमेटी को फॉलो करनी पड़ती है, जनरल बात है। इनका काम क्या है, ऑडिट कमेटी का काम क्या है, इवेल्युएट आईएफसी, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन प्लेस। छोटे में निपटा दिया, लेकिन बात वही है कि इनको भी ये जिम्मेदारी दे दी कि सुनो तुम भी चेक करना कि एंटिटी के अंदर आईएफसी अच्छे से मतलब है कि नहीं, अच्छे से काम कर रहा कि नहीं कर रहा। इनको एक और काम दिया गया, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इनको भी चेक करना है। ऑडिट कमेटी रिस्पॉन्सिबल होगी रिव्यू और इवेल्युएट करने के लिए एंटिटी का क्या, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को चेक करने के लिए भी। आप भूलना मत बेटा, इंटरनल कंट्रोल के 5 एलिमेंट होते हैं, उसमें एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी तो होता है। तो अल्टीमेटली इंटरनल कंट्रोल की ही बातें हो रही हैं। 134 किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। 143 ऑडिटर के ऊपर, और 177 ऑडिट कमेटी के ऊपर। लेकिन अब इस ऑडिट कमेटी को 2 चीजें चेक करना है, एक तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस, और दूसरा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को भी रिव्यू कर लेना है कि बढ़िया है कि नहीं है, उसको भी वैल्यूएट कर लेना है। एक और चीज, अब कौन बच गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहां क्या लिख दूं, और सुनो ना ये मुझे याद क्यों रहेगा, क्योंकि ऑडिट कमेटी में मेजोरिटी किसकी होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। समझ रहे हो, ऑडिट कमेटी में समझो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की टीम है, यहाँ अलग से बोल दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, वहां ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया, यहाँ इंडिविजुअली ठहरा दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल और एवेल्यूशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, और एक क्या जोड़ दिया, इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी इनको चेक करना है, किनको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड एंश्योर दैट इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जनरल। समझ गए, ये यहाँ पे खत्म होता है आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला पार्ट। 4 सेक्शन है, कौन कौन से, 134, 143, 177 और 149। ठीक है, अब जो बचा है बेटा कभी एग्जाम में नहीं आ सकता है, लेकिन सिंस यहाँ दिया है और ये चैप्टर हर बार एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं एक बार रीड करे दे रहा हूँ, काय को मन में रह जाए, 5 मिनट हार्डली लगेंगे, है ना। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में गए, आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में गए, आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो आपको हर चीज़ को लिखना होता है। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में जाके क्या लिखोगे ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में गए, ऑडिट किया, वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट करोगे, तो क्या बोला है सुनना। ऑडिटर सेल डॉक्यूमेंट जो भी डिस्कशन हुआ हुआ एंगेजमेंट टीम के बीच में, एंड दी सिग्निफिकेंट डिसीजन रीच्ड। सबसे पहले ऑडिट करने जाते तो हम लोग ये डिस्कशन करते हैं ना कि क्या करना क्या नहीं करना, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन नहीं होता, बैंक ऑडिट में भी पढ़ा है अपन ने, है ना। तो वो सब लिख के रख लेना, एक काम हो गया शुरुआत में। फिर क्या लिखा है, आप एंटिटी को समझने की कोशिश करते हो, तो इन्होंने बोला है की एलिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग ईच ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, और उसके कंट्रोल, मतलब आपने एंटिटी को समझा, उसके एनवायरनमेंट को समझा, उसके कंट्रोल को समझा, उसके जो खास खास की एलिमेंट है अंडरस्टैंडिंग के वो बताओ, वो भी लिख लो। पहले एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन हुआ, उसमें जो जो डिसीजन लिए वो सब लिख लो। फिर तुमने एंटिटी, उसके एनवायरनमेंट, उसके कंट्रोल को समझा, उसके अंडरस्टैंडिंग में जो खास खास बातें सामने आई की एलिमेंट उनको भी लिख लो। और क्या लिखना है,
जो भी रिस्क तुमने आइडेंटिफाई और असेस करी वो भी लिख लो। रैप ही लगाते हैं ना पहले, ऐसा लग रहा है ये ऑडिट की शुरुआत की सारी बातें हो रही, बस शुरुआत की है ना। रैप भी शुरुआत में ही लगाते हैं। और लास्ट में क्या लिखा है, अच्छा इसमें दोनों लेवल, फाइनेंशियल लेवल पे क्या रिस्क है और अजर्सन लेवल पे क्या रिस्क है, ये सब लिख लेना। और क्या लिखना है, द रिस्क आइडेंटिफाइड एंड द रिलेटेड कंट्रोल, रिस्क क्या मिली और उसकी कंट्रोल क्या लगाए उस पर। इन लोगों के यहाँ जब मैं ऑडिट करने गया, मैंने अंडरस्टैंडिंग ली तो मैंने पाया कि ये रिस्क है, तो इन्होंने कंट्रोल क्या लगाए। ठीक है, अबाउट विच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक तरीके से मैं टेबल बना लूंगा कि मुझे ये रिस्क मिली और इन्होंने ये कंट्रोल लगाए हैं, ऐसी टेबल बना के रख लूंगा। चार चीजें आपको डॉक्यूमेंट करना है, एक बार बोलना, पहला जो एंगेजमेंट टीम के बीच में डिस्कशन हुआ है वो डॉक्यूमेंट करना है। दूसरा क्या है, जो मैंने एंटिटी, उसके एनवायरमेंट, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की एलिमेंट लिख के रखना है। तीसरा, जो रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करा है, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे करा हो चाहे एजर्सन लेवल, उसको भी डॉक्यूमेंट करके रखना है। और लास्ट, जो रिस्क आइडेंटिफाई करी है और उसके लिए जो उन्होंने कंट्रोल्स लगाए हैं उसको भी मुझे लिख के रख लेना है। अब सोचो, ये चीजें इंसान छोड़ देगा, गलती से पूछ लिया तो सब बर्बाद हो गया, जबकि है क्या, कुछ भी नहीं। मैंने तो सब पढ़ाया, सब पढ़ाने ही तो दिक्कत है सर, सब मत पढ़ाया करो। असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स, देखना यहाँ पर उन्होंने लिखी है स्टार्टिंग की बातें, क्या मैं सही कह रहा हूँ, ऑडिट जब स्टार्ट होता है तब यहाँ की बातें लिखी हैं। और यहाँ पर बात हो रही है ऑडिट खत्म हो चुका है, ऑडिट खत्म हो गया है। अब आप रिपोर्ट क्या लिखा है, असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स, एक तरीके से पूरा ऑडिट खत्म हो गया, फाइंडिंग्स सामने है आपके, उनको असेस करना है, ऐसी कुछ बातें होने वाली, देखना। At the conclusion of each audit, it is possible that there will be certain findings or exception in IT environment. IT environment ना भी होता, कोई भी environment होता है, ऑडिट खत्म होने पे कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स तो निकलेंगी ना। तो बोला है ये पॉसिबल है कि सर्टेन फाइंडिंग्स या एक्सेप्शन कुछ अलग थलग मिलेगा आपको, तब IT एनवायरमेंट में भी, ठीक है। दैट नीड टू बी रिपोर्टेड टू रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मैनेजमेंट एंड TCWG। क्या मतलब हुआ इसका, जब ऑडिट खत्म होता है तो कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं, और माहौल बनाने के लिए क्या लिख देना, चूंकि ऑटोमेटेड एनवायरमेंट चैप्टर है तो बोल देना IT एनवायरमेंट में ऐसा होता है, जबकि होता तो हर किसी में। ऑडिट खत्म होता है तो कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं, कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, दैट आर टू बी रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट, TCWG और स्टेक होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स जो भी है, इन सबको हमें रिपोर्ट करना होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसमें से कुछ पॉइंट हैं जो कंसिडर करने को बोला है, सम पॉइंट्स टू कंसिडर आर एज फॉलोज। क्या मुझे IT कंट्रोल में कोई वीकनेस मिली, बताओ ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है। हो सकता है बेटा वो एग्जाम में ये पूरा सेंटेंस बना के दे दे, ठीक है, और फिर आपको ये लिखना पड़े, तो आप पहले तो वही क्या वही बताना जो उसने बताया है कि हाँ कुछ फाइंडिंग्स मिलती है, कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं जो हमें रिपोर्ट करने होते हैं, उसके एग्जाम्पल, जैसे कि हमें IT कंट्रोल में वीकनेस मिली है, भूल तो नहीं गए ऐसे 265, अगर हमें कंट्रोल्स में वीकनेस मिलती तो हमें रिपोर्ट करना पड़ता है ना। तो IT एनवायरमेंट में मिलेंगी तो नहीं बताओगे क्या, तो भी बताओगे। तो क्या कोई वीकनेस मिली कंट्रोल्स में, फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ऑन ओवरऑल ऑडिट, सब्सटेंटिव ऑडिट पे क्या फर्क पड़ा, कंट्रोल्स पे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे क्या फर्क पड़ा और रिपोर्टिंग पे क्या फर्क पड़ा, तो इम्पैक्ट, ठीक है। फिर रिपोर्ट डेफिशिएंसीज टू मैनेजमेंट, ये तो वही बता दिया यार, ये तो ऐसी बात हो गई कि देखना, यहाँ हो गया कि क्या कोई वीकनेस मिली है, यहाँ पर बोल रहा है कि इसको रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट को, है ना। ठीक है, और कम्युनिकेट इन राइटिंग एनी सिग्निफिकेंट डिवीजन ड्यू टू TCWG, उसी उसी बात को घुमा रहा है, पता नहीं। The auditor needs to assess each finding or exception to determine the impact on the audit. हर एक एक्सेप्शन को, हर एक फाइंडिंग को मुझे अच्छे से चेक करना है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑडिट पे, एंड इवैल्यूएट इफ द एक्सेप्शन रिजल्ट इन अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जीरो काम का है, इसमें तो मुझे कोई काम की बातें नजर नहीं आती, है ना। हाँ मतलब मन से ही लिख पाओगे, ऐसे तो क्या याद करोगे इसमें। तो ये है भैया ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आप प्रॉमिस कर रहे हो मुझे कि आज से जब भी आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो आप एंड से पढ़ोगे, इसको चाहो तो आप काट देना, उसके ऊपर से पूरा पोर्शन पढ़ के आप रखना, है ना। और अगर आपने 3 बार कम से कम लास्ट की 5 हेडिंग पढ़ ली तो काम हो जाएगा। उसमें ध्यान ये देना है कि एक हेडिंग जो अजीब सी लगी थी ना, उसको अच्छे से लिख लेना तुम, वो जो मैंने अलग से लिखवाई थी, है ना। ठीक है चलो।